नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश की 3 बड़ी खबरों की इस समय की, और जिसमें पहली खबर है गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की मासिक बैठक होगी, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीटीएस दर्शन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम की जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में शाम 4 बजे होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बैठक में एजेंडे में रखे गए परिवादों की सुनवाई करेंगे। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया जा सके। गुरुग्राम में जिला परिवेदना समिति की बैठक होनी है और शाम 4 बजे बैठक होगी, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल शामिल होंगे। आपको बता दें कि आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में आज जिला परिवेदना समिति की बैठक होगी, जिसमें शाम 4 बजे यह बैठक होगी और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल बैठक में शामिल होंगे और सभी विभागों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में जेपी दलाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे और जो भी एजेंडे में परिवेदना रखी गई है उसको सुना जाएगा और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि समस्याओं को मौके पर ही निपटाया जा सके। गुरुग्राम में अहम बैठक होगी जिला परिवेदना समिति की, जिसमें तमाम लोगों की शिकायतें कृषि मंत्री जेपी दलाल सुनेंगे और मौके पर ही शिकायतों को निपटाने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे ताकि समय पर ही और मौके पर ही शिकायतों का निपटारा किया जा सके। शाम 4 बजे बैठक होगी और बैठक को लेकर सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गुरुग्राम से गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी गुंजन, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? गुरुग्राम में आज शाम 4 स्वतंत्रता सेनानी हॉल में ये बैठक होनी है और ये कष्ट निवारण समिति की बैठक है। ये कष्ट निवारण समिति की जो ये बैठक है, ये मासिक बैठक है और हर महीने इस बैठक का आयोजन किया जाता है। जी। पहले इस बैठक को मुख्यमंत्री लिया करते थे, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमूमन इस बैठक में सड़क, पानी, सीवर जैसे मुद्दों को लिया जाता है और आज भी इस बैठक में इसी तरह के मुद्दों को लिया जाएगा और 2 दर्जन से ज्यादा मुद्दे जो है इस बैठक में इस बार सुलझाए जा सकते हैं। शाम 4 बजे ये बैठक होगी। जेपी दलाल के साथ तमाम गुरुग्राम के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और लोगों की समस्याओं का तुरंत इस बैठक में निवारण किया जाएगा। जी गुंजन, इस बैठक में जिले के कौन कौन से अधिकारी मौजूद रह सकते हैं और जेपी दलाल के साथ और किन नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है? जी देखिए दुर्गेश, जेपी दलाल क्योंकि यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं और बैठक में उन्हीं का होना जरूरी है। अभी उनके साथ यहाँ कौन से और मंत्री होंगे ये तो बैठक जब होगी तभी पता चलेगा, लेकिन उनके साथ गुरुग्राम के डीसी, यहाँ के आला अधिकारी जितने भी है, एसडीएम जो होंगे वो मौके पर मौजूद होंगे क्योंकि समस्याओं का निवारण इस बैठक में किया जाता है। तो जेपी दलाल लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत उन समस्याओं का निवारण अधिकारियों से करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस बैठक में गुरुग्राम के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और साथ ही बीजेपी के कई और बड़े नेताओं का भी इस बैठक में अभी आने की संभावना जताई जा रही है। जी
शुक्रिया गुंजन, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आप बने रहिए हमारे साथ, अधिक जानकारी के लिए हम आपके पास फिर से आते रहेंगे। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। गुंडागर्दी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। दरअसल 1 महीने पहले 2 युवक दुकानदार के पास पीएफ निकलवाने के लिए गए थे। तब इन दोनों युवकों ने दुकानदार से पीएफ निकलवाने का तरीका पूछा तो दुकानदार ने इन्हें बताने से मना कर दिया, जिसके बाद युवकों ने दुकानदार को धमकी दी और चले गए। 1 महीने का समय बीत जाने के बाद इन दोनों युवकों ने उसी दुकान में घुसकर बेरहमी से उस दुकानदार को पीटा। वहीं मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से दोनों युवक दुकानदार की जान लेने पर आमदा हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन गुरुग्राम में मारपीट का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश में या साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से अभी से कुछ दिन पहले एक लड़के आए थे पीएफ निकलवाने। मैंने उनका पीएफ निकलवा दिया था। उसके बाद वो मेरे से प्रोसीजर जाना चाहते थे। मैंने बताने से मना किया कि सर मैं इसी काम का पैसे लेता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, आप कहीं और से भी सीख सकते हो सर अगर आप सीखना चाहते हो। हाँ। फिर वो उस समय तो चले गए धमकी देकर कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और मैं तुम्हें इसी दुकान में टट्टी कराऊंगा, ऐसा कह रहे थे। ऐसा बोल के वो चले गए उस टाइम। उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद वो कल आए हैं और जैसे मैं खाना खाने दोपहर में जा रहा था, वो लाके अपनी गाड़ी 4 व्हीलर हमारे सामने लगा दिए और हमें रोक लिया। फिर वो गाली गलौज करने लगे, तो बिहारी है, तो जैसे कई बिहारी हमारे यहाँ काम करते हैं ये वो। तो मैंने उस पर उनके कटाक्ष पे मैंने जवाब दी। इतने में वो किसी को कॉल किए। कॉल करने के बाद कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, वो और उनके साथ के लोगों ने मिलकर के मारपीट करी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुंजन, क्या कुछ मामला है ये? जी देखिए दुर्गेश, ये मामला बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास का है, जब दुकान में ये साइबर कैफे का जो मालिक है वो दुकान में बैठा था। जब वो दुकान से बाहर निकलते हैं तो 2 लोग दुकान में जबरदस्ती घुसकर आते हैं और इनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। दुकानदार का कहना है कि ये जो लोग हैं वो 1 से 1.5 महीना पहले इनकी दुकान में आए थे और इनसे पीएफ निकलवाने के लिए ये लोग आए थे और पीएफ निकलवाने के बाद ये लोग पीएफ निकालने का तरीका दुकानदार से पूछ रहे थे। लेकिन दुकानदार ने जब इन्हें तरीका बताने से मना कर दिया तो उस वक्त ये जो दोनों युवक हैं ये धमकी देकर और गाली गलौज कर वहां से निकल गए। लेकिन अब 1.5 महीने बाद ये दोनों युवक दोबारा इस दुकान में आते हैं और दुकान में घुसकर जबरदस्ती इस दुकान में घुसते हैं, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये दुकान के गेट के बाहर अपनी कार लगा रहे हैं और दुकानदार को अंदर दुकान के लेकर जा रहे हैं और जबरदस्ती इस मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों युवक दुकान में रखे सामान, प्रिंटर तक को दुकानदार के सर पर दे मारते हैं। दुकानदार काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं जब वो बचाने के लिए आते हैं तो वो दोनों युवक उन लोगों से भी गाली गलौज करने लगते हैं। गुंजन, मामले में पुलिस का क्या रुख है? पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज किया है या नहीं? जी देखिए दुर्गेश, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस से जब हमने बात की तो पुलिस का यही कहना है कि वो कार्यवाही कर रही है और जल्द से जल्द सख्त कार्यवाही की जाएगी और इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन आमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पुलिस कार्यवाही की बात तो कर देती है, लेकिन कार्यवाही कुछ खास कार्यवाही होती हमें नजर नहीं आती। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले का ये वाकया है और आज इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित पक्ष जो है उस पर लगातार समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा था। तो इसे देखते हुए तो साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस कुछ खास कार्यवाही अभी तक करती नजर नहीं आ रही है। दुर्गेश, मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? जी दुर्गेश, मामले में अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष कल शाम एफआईआर दर्ज कराने गया था, लेकिन उस वक्त एफआईआर दर्ज पुलिस की तरफ से नहीं की गई थी और अब दोबारा पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह ही ये एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक जो आरोपी है उन्हें पकड़ा नहीं गया है।
गुंजन, जिस तरीके से बाइट में जो पीड़ित युवक है उसने कहा कि वो आरोपी कह रहे थे कि तुम बिहारी हो और तुम्हारे जैसे बिहारी हमारे यहाँ काम करते, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पूरा मामला एक तरीके से, जिस तरीके से अमेरिका वगैरह से हमें खबरें आती हैं हेट क्राइम की या नस्लीय अपराध की, उस तरीके से आपको नहीं लगता है कि ये उसी तरीके से इंगित करता है कि गुरुग्राम में जो प्रवासी हैं या दिल्ली एनसीआर में जो प्रवासी हैं उनको यहाँ के स्थानीय लोग किस नजरिए से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कोई प्रवासी किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र के लोग उसे कबूल करने में थोड़ा इनकार करते हैं कि उनको मानते नहीं है। ऐसा ही देखा जाता है कि हम बात गुरुग्राम की कर रहे हैं और गुरुग्राम में आमतौर हम देखते हैं कि प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में गुरुग्राम के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो लोग इन लोगों को अपनाते नहीं है। तो ये काफी हमें परेशानियां देखने को मिलती है। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस आ चुके हैं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ऐसे प्रवासी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स का, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुंजन, ये पूरा मामला देखने के बाद अभी तक आपको क्या लगता है कि ये अभी कितना बदलाव की जरूरत है समाज में, किस तरीके से एक्सेप्टेंस बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई कहीं का भी रहने वाला हो, है तो वो इसी देश का, और हमारा संविधान भी कहता है कि हम पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी कोई कारोबार कर सकते हैं। तो फिर इस तरीके की यह मानसिकता आखिर क्यों? जी देखिए, बिल्कुल दुर्गेश, इस तरह की मानसिकता हम देखते हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। दूसरे प्रदेश से जब लोग यहाँ आते हैं, या तो वो पढ़ाई के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बसते हैं, तो उन लोगों के साथ जब इस तरह की वारदातें सामने आती है तो ये कहीं ना कहीं डराते जरूर है। ऐसे तो जो लोग यहाँ आ रहे थे उन्हें तो डर है ही, साथ ही ये प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। एक तरफ जहाँ हमारे देश की सरकार बात करती है कि सभी लोग समान हैं, सभी एक जैसे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदेश में देखते हैं हम, या देश के अन्य कोनों में भी हम देखते हैं, तो इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही है। ये गुरुग्राम की ही नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। आज ये वाकया गुरुग्राम में घटित हुआ है, लेकिन इससे पहले भी पूरे देश में ऐसी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं जिसमें ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज फिर ऐसी वारदातें सामने आई है जो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर बना देती है। जी गुंजन, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जैसे पहले घटनाएं सामने आती थी कि महाराष्ट्र की, मुंबई में जहां बाहर के रहने वाले लोगों पर अटैक होते थे, और कभी गुजरातियों पर अटैक हुए मुंबई में कि गुजराती महाराष्ट्र से हट जाएं, फिर बिहारियों पर अटैक हुए, तो ये उसी मानसिकता को इंडिकेट नहीं करती है घटना? जो बिल्कुल, देखिए ये जो मानसिकता है, ये उसी जो ये सोच है, ये उसी मानसिकता को इंडिकेट करती है। और आमूमन हम देखते हैं कि जब कोई बिहार से आता है तो उसे बिहारी कहकर यहाँ पर चढ़ाया जाता है और काफी प्रताड़ित किया जाता है। बात स्कूल की हो, कॉलेजों की हो, नौकरी की हो, या फिर समाज में रहने की हो, कहीं ना कहीं उस आदमी को प्रताड़ित जरूर किया जाता है, उसे छेड़छाड़ के साथ, उसके साथ ऐसी वारदातें जरूर सामने आती है। हम बात जब अमेरिका की करते हैं, जब हम बात काले और गोरे में भेदभाव की करते हैं, तो ऐसे में हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे देश में भी एक प्रदेश से आए दूसरे प्रदेश के लोगों पर ही इस तरह की बातें सामने आती है। आमूमन हम देखते हैं कि बिहार से जब कोई लोग आता है, या बंगाल से जब कोई लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं, यहाँ काम के लिए आते हैं, यहाँ तक कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से जब लोग आते हैं तो उन्हें नेपाली, बिहारी, बंगाली इस तरह के नामों से कहकर उन्हें चढ़ाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अक्सर हम ये भी देखते हैं ऐसे मामलों में, जब लोगों के साथ ऐसे मामले सामने आते हैं, मारपीट सामने आती है, या ऐसे प्रताड़ित लोगों को किया जाता है, तो वो ज्यादातर इस जगह को छोड़कर वापस अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये उन लोगों की मजबूरी है दुर्गेश, और ये हमारे समाज की मानसिकता है जो इतने सालों बाद भी आजादी के बदलने का नाम नहीं दे रही। गुंजन, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पीड़ित जुड़ गए हैं रामकृष्ण। रामकृष्ण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रामकृष्ण? यस सर, आ रही है सर।
रामकृष्ण, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ क्या हुआ था, कुछ बताएंगे तफसील से? आज से लगभग 1.5 महीने पहले एक व्यक्ति आता है और वो मुझे कहता है सर पीएफ निकलवाने के लिए, हमारा ऑनलाइन का कुछ काम है सर, तो मैं पीएफ निकालने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसका पीएफ निकाल दिया सर। पीएफ निकालने में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है सर, मैं उसका चार्ज करता हूँ, मैंने उससे चार्ज मांगा, उसने चार्ज भी नहीं दिया। उसके बाद वो लड़ने लगा या कहकर कि मुझे प्रोसेस बताओ। मैंने कहा सर आप समझदार आदमी, मैं प्रोसेस क्यों बताऊंगा सर, मैं तो काम करता हूँ ना सर, और इसी चीज के दौर से मैं खाता हूँ इस ज्ञान का, तो सर मैं ये प्रोसेस आपको नहीं बता सकता। वो गाली गलौज करके और धमकी देकर चला गया कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। सर वो परसों आता है 15 तारीख को आकर के वो सर, मैं जब खाना खाने जा रहा था दोपहर लगभग 2:30 बजे, तो वो सामने ला करके अपनी 4 व्हीलर लगा दिया गाड़ी ब्लैक कलर की, और उसके बाद फिर वो मेरे से गाली गलौज करने लग गया। मैंने उसके गाली गलौज पे रोकना चाहा, फिर वो सर उतर के मेरे साथ लड़ाई करने लग गया, फोन करके 2-3 लड़के और बुला लिए उसने। ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं? सर ये सराय अलावर्दी के रहने वाले हैं, इनका टाइटल लांबा है। ये राजकुमार लांबा है, उन्हीं के परिवार के सर ये। जी, और पुलिस ने अभी तक मामले में क्या कार्रवाई की है? आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? सर एक्चुअली परसों मैं गया था तो मेरे सर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, उन्होंने प्रिंटर उठाकर मेरे सर पे मार दिया था, पूरा मेरा दुकान का ये सिस्टम विस्टम तोड़ दिया, लात मारा हर जगह बिल्कुल। उसके बाद के मेरे सर फट गए, लगभग 6 टाके आए मेरे सर में। उसके बाद सर 2 जगह से और सर फूट गया, जिसपे मलहम पट्टी कर दिया गया। उसके बाद से इंटरनल चोट बहुत ज्यादा है, गाड़ी की चाबी लेकर के इसमें बदन में घुसाने की कोशिश की, जिसके 10 दाग लगभग हमारे शरीर पे अवेलेबल है सर। उसके बाद मैं थाने गया और वहां पे वो लोग कंप्रोमाइज करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे जमात पे, जिसमें पूर्व पार्षद ऋषिराज राणा के भाई भी अवेलेबल थे, और भी कुछ लोग थे जिसके मकान में मैं रहता हूं, वो लोग भी उनके साथ थे। सभी लोग वहां पे मौजूद थे। वो लोग कह रहे थे भाई कंप्रोमाइज कर लो, ये बड़े आदमी है, मजबूत आदमी है, तुम इनसे नहीं कर पाओगे, तुम इनसे कंप्रोमाइज कर लो। सर मैं उनको सजा दिलाने की बात कर रहा था, तो वो लोग कह रहे थे आप नहीं दिला पाओगे, इस तरह से करके सर वो कह रहे थे। तो मैंने फिर टाइम ले लिया, क्यों मेरे सर में काफी दर्द हो रहा था, मैंने समय ले लिया 24 घंटे का। फिर कल शाम में मैंने सर जाकर के एफआईआर लॉन्च करवाई है। तो सर ने बोला था शाम में रात में 9 बजे आके आप ले जाना कॉपी, रात में नहीं जा पाया, अभी मुझे एफआईआर की कॉपी सर मिल गई है। और सर ने जाकर के सुपरविजन भी किया था वहां पे, जो हमारे हेड कांस्टेबल सुमित सर है। पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंचे? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? और आप पुलिस की कार्रवाई से कितने मुतमईन हैं? सर अभी तक तो पुलिस हमारे समर्थन में ही दिख रही, जो जायज है, जो सही है, वो उनका साथ देने की बात कह रही है। वो कह रहे हैं बार बार कि आप इसमें निर्दोष हो, आपका बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, जो गलत आपके साथ हुआ है उस पर हम लोग जहां तक कानूनी कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वो सब हम आपके लिए करेंगे। अभी तक तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सर सहयोग की ही बात हो रही है सर। ठीक है, शुक्रिया रामकृष्ण, आपने अपनी आप बीती बताई, जानकारी दी। चुकी ये अहम है जानकारी कि लोगों के भी संज्ञान में आए मामला और लोग इस तरीके की घटनाओं को लेकर जागरूक हों। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद की जिला अस्पताल में झूठी शान की खातिर बेटी की जान लेने के मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी हरियाणा पुलिस में थे, जिनकी पोस्टिंग फरीदाबाद में थी। हॉरर किलिंग का यह मामला 18 मार्च 2021 के थाना शहर बल्लभगढ़ का है। आरोपियों ने चुन्नी से गला दबाकर बेटी की हत्या की थी। इसके बाद पंखे से शॉल लटकाकर मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। इस मामले में एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चालिया की कोर्ट ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये माननीय एडिशनल सेशन जज श्री अमृत सिंह चालिया जी की अदालत ने ऑनर किलिंग मामले में पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसा कि विदित है आपको, मामला 18 मार्च 2021 का है। पिता और चाचा ने मिलकर बेटी कोमल की हत्या कर दी थी। मामला था कि लड़की ने आर्य समाज मंदिर में एक सागर नाम के लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन ले ली थी। परिजनों को पता लगा तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस शादी को अरेंज मैरिज में बनाने की कोशिश करी। वो उनकी शादी थी।
खबर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? ये दुर्गेश, आज कल जो ये फैसला आया है, ये बिल्कुल जो कोर्ट ने बिल्कुल टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस संकीर्णता के जो लोग हैं, इस मानसिकता के जो लोग हैं, वो समाज में रहने लायक नहीं है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस लड़की की हत्या की गई थी, उसकी जो पति है, उसका साफ तौर पे कहना है कि ये सजा कम दी गई है। अभी हम लोग संतुष्ट नहीं है, हम भी आगे अपील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ये समाज में कुछ जो गंदे मानसिकता के लोग हैं, उनकी सोच को दर्शाता है। एक तरफ सरकार थोड़ी इको ठीक कराई है दुर्गेश, एक तरफ जो सरकार है वो जो इंटरकास्ट मैरिज है उनको प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन इस राज्य में किए जाते हैं, वहीं कुछ लोग इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम देते हैं। बिल्कुल देखिए, ये जो हत्या की गई थी, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। लड़की को बुलाया गया था, लड़की और लड़का पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनको घर वाले उनको बेला फुसलाकर बुलाते हैं कि आपकी हम अच्छे से शादी करेंगे, और अच्छे से शादी का झांसा देकर जब लड़की अपने माता पिता जो बचपन से उनको पालते हैं, उनके शुभचिंतक होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अहम को चोट पहुंचती है। लेकिन हत्या जैसा कदम उठा लेना, जिन बच्चों को हमने पाला है उनकी हत्या कर देना, कहां तक ये सही है, कहां तक उनकी सोच को दर्शाता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी संजय, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो जो सामाजिक रूढ़िवादिता या संकीर्णता कहें, वो जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखिए जो समाज के जो माता पिता प्यार करते हैं, जो बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, लाड प्यार से रखते हैं, जब उनको ये सामाजिक बंधन और ये रूढ़िवादिता पर उनकी जो मानसिकता उस तरीके से बनी हुई है, जब उसमें चोट होती है तो वो फिर वही दुश्मन बन जाते हैं ऐसे मामलों में। बिल्कुल देखिए, हरियाणा में पहले इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं सामने आती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, भाजपा सरकार राज्य में आई है, तब से लगभग ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज के ठेकेदार हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको समाज में इस तरीके की जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, उनको समझाना चाहिए, उनको एक मैसेज छोड़ना चाहिए, जिससे कि जो माँ बाप अपनी बेटी को बचपन से अपने लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, उसके बाद वो ही माँ बाप उनके किस तरीके से दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे उनकी शान को कहां ठेस पहुंचती है, कहां पे उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, तो जो ऐसा कदम उठाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। जी दुर्गेश, शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फरीदाबाद में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर झूठी शान के खातिर पिता और चाचा ने अपनी ही लाडली की हत्या कर दी और अब उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुना दी है। तो खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।